विश्वानि देव सवित्रदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन् आसुव। सर्वप्रथम भिवानी न्यूज़ भिवानी ब्रिज लोक साहित्य कला संस्कृति अकादमी आगरा उत्तर प्रदेश को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि ऐसे विकट समय में उन्होंने समाज सेवा का जो बीड़ा उठाया हुआ है, इस वेबिनार के माध्यम से मुझे अपने विचार साझा करने का मौका दिया है। तत्पश्चात इस वेबिनार में शामिल हुए देश विदेश से आए हुए मेरे साथी जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सभी को मैं नमन करती हूँ। और औपचारिकता के रूप में मैं सर्वप्रथम डॉक्टर विनोद कुमार तनेजा जी, डॉक्टर राजेंद्र गोदारा जी जो टाटिया विश्वविद्यालय राजस्थान से हैं, माई मनीषा महंत जी जो किन्नर अधिकार ट्रस्ट के अध्यक्षा हैं, इस वेबिनार में पधारे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। डॉक्टर विजय महादेव घोड़े, राकेश शंकर भारती जी जो कि विदेश से आकर के समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर संगम वर्मा जी, डॉक्टर रिवाज खान, डॉक्टर मंजू चौहान, इन सभी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे भिवानी शहर के अंदर ये सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, तो मैं भिवानी वासियों की तरफ से भी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं अपने वक्तव्य की तरफ अग्रसर होती हूँ। मेरे वक्तव्य का विषय है हिंदी साहित्य में पर्यावरण। हिंदी साहित्य में पर्यावरण। विद्वज्जनों, आपको पता है कि पर्यावरण जो है हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, जिस के जो वातावरण हमारे को चारों तरफ से घिरे हुए है, चाहे वह प्रकृति है, नदी है, नाले हैं, पहाड़ हैं, आकाश है, धरती है, जल है, ये सारे क्या हैं, पर्यावरण के हिस्से हैं, तत्व हैं। ये सारी चीज़ें जो है परमात्मा ने हमारे को बख्शी हैं, बख्शिश के रूप में दी हैं। लेकिन आज जो है मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह प्रकृति प्रेम को न समझ करके अपने स्वार्थ के कारण इन प्रकृति के जो भी अपने नदी नाले हैं, जंगल हैं, जोड़ हैं, तालाब हैं, उनका जो है दोहन करता जा रहा है, शोषण करता जा रहा है, उनको समाप्त करता जा रहा है। जैसे अपने आलीशान भवन कोठियाँ बनाने के लिए जंगलों की धड़ाधड़ कटाई की जा रही है। उसे जो है एक वृक्ष को बनने में हजारों तो नहीं कहूँगी, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं या 50-60 साल लग जाते हैं। और जो वृक्ष एक वृक्ष के जीवन के रूप में हमारे को इतनी ऑक्सीजन देता है, जिससे कि 5000 परिवार जो है उस वृक्ष से लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन हमने अपनी कोठी के सुंदर सुंदर खिड़कियां दरवाजे बनाने हैं, इसलिए हम उसकी जो है अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। कागज़ की खपत भी बढ़ती जा रही है, जो कि लकड़ी से बनता है। तो ये तो था पेड़ों का उदाहरण। अब इसी प्रकार से अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो अतिवृष्टि होगी, अकाल पड़ेगा, त्राही त्राही मच जाएगी, जल का संकट पैदा हो जाएगा। और ये स्थितियाँ जो है भारतवर्ष में शीघ्र ही आने वाली है। मेरा कहने का भाव क्या है कि जल का संकट जो है पदार्पण कर गया है। हरियाणा में तो ये 80% जल जो है इतनी गहराई में चला गया है, जिसको कि बड़ी कोशिश के बाद प्राप्त किया जा सकता है। आने वाले 30 साल के अंदर हरियाणा के अंदर भी जल का संकट होगा। ये भी हमारे पर्यावरण की छेड़छाड़ के साथ ही है। अब हम साहित्य की तरफ अग्रसर होते हैं। साहित्य में चाहे हम कविता को लें, कहानी को लें, उपन्यास को लें, कहीं न कहीं हम जो है प्रकृति के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी तो प्रकृति से इतने रूबरू हुए हैं कि उनको जो है प्रकृति प्रेमी कवि के नाम से भी साहित्य में जाना जाता है। वे प्रकृति के हर पल को अनुभव करते हैं और उस अनुभूति को जो है अपने
कविता के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से दर्शकों के सामने रखते हैं। और दर्शक जो है, चाहे उनकी नौका विहार है या कोई कविता की जो पंक्तियां हैं, जैसे छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाला तेरे मोह जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। ये जो काव्य पंक्तियां हैं बड़ी ही प्रेरणादायक हैं। यहाँ कवि बताना चाहता है कि मैं किसी भी सूरत में प्रकृति से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। अब छायावाद के अंदर ये निराला जी हैं। निराला जी भी अपने काव्य के माध्यम से जो है बताना चाहते हैं। संध्या सुंदरी या संध्या सुंदरी उनकी एक कविता है जिसमें वो वर्णन करते हैं, संध्या सुंदरी परी से उतर रही है धीरे धीरे धीरे। यानी संध्या रूपी सुंदरी जो है उस मेघमय आसमान से धीरे धीरे पृथ्वी पर पदार्पण कर रही है। आपको विदित है कि संध्या के समय में जो आपका वातावरण होता है उसमें हम देखते हैं कि लालिमा छाई हुई होती है, शांत वातावरण होता है। इसी के साथ अगर हम नागार्जुन की कविता सतपुड़ा के जंगल लेते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने आदिवासी जीवन, किन्नर जीवन की झांकियाँ जो प्रस्तुत की है और उन्होंने वहाँ बताया है कि किस प्रकार से आदिवासी लोग जो है प्रकृति के साथ रहते हैं। जल जंगल और ज़मीन उनका जो है मुख्य साधन होता है। वो सारी अपने जीविकाएँ, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इन जंगलों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। किस प्रकार से अपने जंगलों से ही वो अपने संगीत के वाद्य यंत्रों का निर्माण करते हैं, वस्त्रों का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं और प्रकृति के साथ बड़े प्रसन्न रहते हैं। लेकिन समय जो है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतज़ार नहीं करता। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो प्रकृति का जो एक विकराल रूप आज हमारे सामने आ रहा है, पर्यावरण का कह लीजिए कि हमने अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके, जंगलों की कटाई करके वहाँ कल कारखाने स्थापित कर लिए। कल कारखानों के लिए जो कच्चा मटेरियल है वह भी तो हमें जंगलों और खेतीबाड़ी से ही प्राप्त होता है। अब जो खेतीबाड़ी से हमारे को ऑक्सीजन मिलता है, भोजन मिलता है, जो हमारे खाद्य पदार्थ मिलते हैं, वस्त्रों के लिए कच्चा सामान मिलता है, उससे पोल्यूशन नहीं होता। लेकिन जो कल कारखाने हैं उनके अंदर जब हम किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं तो इतनी प्रदूषित हवा निकलती है जो वातावरण में जहर फैला देती है। और इसके बाद जो मल होता है वह भी जो हमारी बड़ी नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, उसमें बहा दिया जाता है और जो पीने का पानी है उसके माध्यम से जो है हमारे पेट के अंदर चला जाता है और जो हम विभिन्न महामारियों के शिकार हो जाते हैं। अब इन्हीं के साथ साथ आप देखोगे कि जो हमारा जीवन का आधार है, जल है तो जीवन है, जल बिन जीवन नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, जब हम पानी के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकते, वही प्रदूषित होगा और उसको प्रदूषित करने वाले कोई और नहीं है, आप और हम ही हैं, क्योंकि ये भी जल भी हमारा पर्यावरण का एक प्रमुख हिस्सा है। अब आप देखोगे कि प्रकृति प्रेमी जो है साहित्यकार भी हुए हैं। मोहन राकेश का एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अब आपको पता है कि दूत कोई जीवित व्यक्ति होता है, लेकिन लेखक ने कल्पना के माध्यम से अपने विचारों को जो है बताया है कि किस प्रकार से बादल जो हैं उसकी प्रेमिका तक संदेश पहुंचाते हैं और प्रेमिका का संदेश जो है बादल उनके तक पहुंचाता है। तो यहाँ कहने का भाव क्या है, चाहे कोई भी काल रहा हो, हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहने चाहिए। अब आपको मैं 30 साल पुराना हरियाणा के ही वातावरण से अभिहित करवाती हूँ, उसके बारे में जानकारी दिलाती हूँ। ग्रामीण परिवेश में जन्म लेने के कारण मैं गांव का जो वातावरण है, पर्यावरण है, उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। गांव का पर्यावरण शहरों के बजाय काफ़ी शुद्ध होता है। गांव में हर घर के अंदर आपको पेड़ मिलेंगे। पेड़ जो हैं वातावरण या उनके जलवायु के अनुकूल मिलेंगे। जैसे मेरे वाला जो एरिया है, ड्राई एरिया है, वहाँ पर आपको लगभग प्रत्येक घर में नीम का, शीशम का पेड़ मिलेगा। उससे क्या होता है
कि जो घर के पशु होते हैं उनमें दिन में उनके नीचे बांध दिया जाता है, उनको छाया में, उनको शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है और जो पशु बांधने का स्थान होता है उसकी सफाई कर दी जाती है। इसके साथ गांव में जो चौपाल होती है, पंचायत घर होते हैं, स्कूल होते हैं या जोहड़ तालाब होते हैं, वहाँ पर तो बड़े बड़े वट और पीपल के वृक्ष लगाए जाते हैं और त्रिवेणी के नाम से उनके साथ नीम के पेड़ को भी साझा किया जाता है। और यहाँ इन तीनों पेड़ों के लगाने का मतलब ही ये है कि वो अपने गांव का जो वातावरण है उसको शुद्ध रखेंगे। अब जोहड़ या तालाब है, वहाँ पर जो हमारे वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, पशुओं को दिन में जो भैंसें हैं उनको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं, वो जोहड़ के अंदर पानी में रहती हैं। जो ऊँट है, गाय हैं, बकरियां हैं, भेड़ें हैं, वो जो पेड़ होता है उसकी छाया के अंदर आश्रय लेती हैं और जो उनके ग्वाले होते हैं, रखवाले होते हैं, वो उस पेड़ की छाया के नीचे क्या करते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। अगर पेड़ विशालकाय है तो उस पर सैकड़ों पक्षी जो है आश्रय लेते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, अपना वहाँ पर रहते हैं, चाहे मोर है, तितर है, बटेर है, तोता है, यानी जितने भी पक्षी हैं। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि उस पेड़ पर जो फल लगते हैं वो पशुओं का और पक्षियों का, जानवरों का भोजन होता है, हमें शुद्ध हवा देते हैं। उसके साथ साथ जो है हमारे को जो है हमारा जो वातावरण है उसको भी शुद्ध बनाने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। और इसके साथ साथ पहले गाँव के अंदर शौच के लिए जाते थे तो जो माताएं हैं वो अपने पल्लू में, यानी अपनी ओढ़नी के पल्ले में अनाज बांध करके ले जाती थी और जो जोहड़ के ऊपर पेड़ होता था उसके नीचे डाल देती थी। उसके लिए पानी रखने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि तालाब में ऑलरेडी पानी होता था और वो पक्षी जो है उसी अन्न से अपना पेट भर लेते थे। और इससे समाज के अंदर जो है पक्षियों के साथ जो हमारा तारतम्य था, संबंध था, वो भी एज इट इज़ बना रहता था और हमारा वातावरण शुद्ध रहता था। लेकिन समय के अनुसार जो है व्यक्ति बदलता गया, परिवर्तन होते गए और ये परिवर्तन जो है मनुष्य के लिए बड़ा विनाशकारी हुआ। आज के समय जो वैश्विक महामारी है, कोरोना है, वो भी आपको बता दूं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि प्रकृति ने तो अपना बैलेंस, संतुलन बना करके रखा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है और इस प्रकार से वो प्रकृति में बैलेंस बनाते हैं। अब हमने क्या किया, जो हमारा खान पान है, जो हमारे ऋषि मुनि थे, वृक्षों से फल फूल कंद मूल खा करके अपना जीवन यापन करते थे, किसान खेती में जो अनाज उगाते थे उससे हम अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन अब पाश्चात्य देशों में जाने के कारण या पाश्चात्य संस्कृति के भारतवर्ष में प्रवेश के कारण अब जो हम मांसाहारी बन गए हैं, उससे भी जो है ये पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। जगह जगह जो कसाई वाड़े हैं, यानी बेचने वाला दुकानदार है, उसको आपके स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो अपना जो मांस है, मीट है, उसको बेचना है। वह मांस मीट बीमार पशु का भी हो सकता है, पक्षी का भी हो सकता है, वह पशु के अंदर कोई ऐसी भयंकर बीमारी भी हो सकती है जिसको खाने से जो है हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। और अभी सुनने में आया कि कोरोना महामारी है, ये भी चमगादड़ के खाने से जो है इस दुनिया के अंदर आई है, जिससे बहुत सारे देश प्रभावित हुए हैं। इटली और अमेरिका का तो इतना बुरा हाल हुआ है कि जिसको मैं शब्दों के अंदर बयान नहीं कर सकती। और अब ये महामारी जो है पर्यावरण में प्रदूषण होने के कारण, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाने के कारण भारत में भी पैर फैलाए हुए है। और आप प्रतिदिन अखबारों के अंदर, समाचार पत्रों के अंदर पढ़ते हो कि इसी वजह से आज भारत में प्रतिदिन 10 के करीब जो है 10,000 के करीब जो है इस रोग से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। और मृत्यु दर का आंकड़ा भी जो है प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि प्रकृति और पर्यावरण से हम विमुख हो गए हैं, इसी का परिणाम मैं समझती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। प्रकृति जो है पर्यावरण के साथ इतनी घनिष्ठ मित्रता रखती है कि अगर आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की तो आपका पर्यावरण जो है ऑटोमेटिकली प्रदूषित हो जाएगा और उसका परिणाम जो है
मैं किताबों के माध्यम से नहीं बताना चाहूँगी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो आप इसको देख सकते हो कि जो कोरोना है, आज पर्यावरण के विशुद्ध रूप में न होने के कारण या विकृत रूप में होने के कारण ही मेरा मानना है कि ये महामारी ने संसार को घेरा हुआ है। सारा संसार इससे जूझ रहा है, और अगर हम पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उससे जो है महामारियां समय समय पर समाज में आती रही हैं। और मेरा मानना है कि अगर अब भी हम पर्यावरण के अंदर सुधार नहीं कर पाए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित नहीं कर पाए, नहीं बचा पाए, तो आने वाले समय में भी इस प्रकार की जो महामारी हैं समाज को प्रभावित करती रहेंगी। अब जो है प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध है या पर्यावरण का और प्रकृति का अटूट संबंध है, उसको मैं आपके घर द्वार तक लेकर के चलती हूँ। हमारे घर के अंदर जो माताएं बहनें हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं, प्रातःकाल तो नहा धो करके तुलसी को पानी देते हैं। तुलसी का पौधा जो है हर भारतीय घर के अंदर आपको विराजमान मिलेगा। इसका मुख्य कारण क्या है कि घर में 2 या 1 तुलसी के पौधे होते हैं। तुलसी दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ती है, उससे आपका पर्यावरण जो है शुद्ध रहता है। और दूसरा इसमें क्या है कि इसको हमने धर्म का नाम दे दिया, जिससे जो है कोई भी व्यक्ति इसको बगैर नहाए छुए ना। इसके दिन निश्चित कर दिए कि एकादशी है, आज इतवार है, उस दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना। इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। यहाँ क्या है कि प्रकृति जो है शुद्धता चाहती है। अगर हम इस पौधे को अंदर अच्छे से देखभाल करेंगे तो जो हमारी बहुत सारी जुकाम खांसी है, बुखार है, उनसे ये तुलसी का पौधा जो है हमारी रक्षा करता है। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ पर आप गिलोय की बेल, मधुनाशिनी का पौधा, इसके साथ आंवले का पौधा या किचन गार्डन बना करके आप अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हो, आसपास के वातावरण को भी ठीक कर सकते हो, और आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाज़ार से खरीद कर लाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ आपके घर में जो रिटायर्ड पर्सन है, बुजुर्ग हैं, उनका समय भी प्रकृति के साथ अच्छा व्यतीत हो जाता है। अगर प्रत्येक घर में 1 पेड़ 2 पेड़ लगाओगे, चाहे वो आम का है, अमरूद का है, केले का है, आपका अंगूर का है, लीची का है, ये बेल है, तो उससे आपको फल और सब्जियां भी प्राप्त होती रहेंगी। और प्रकृति के अंदर जो असंख्य हमारे जो पक्षी हैं उनको आश्रय मिलता रहेगा, और इसके साथ साथ प्रकृति से हमें फल फूल मिलते रहेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और मैं मेरे वक्तव्य को जितने भी विद्वत जन देश विदेश में बैठे हुए, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बैठे हुए हैं या सुन रहे हैं, उनसे आग्रह करती हूँ कि कम से कम आपके घर में पेड़ के लिए स्थान नहीं है तो पौधों के लिए तो स्थान बनाइए और पर्यावरण को शुद्ध रखिए। अब छोटा सा एक उदाहरण दे करके मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। अगर आपके घर में कोई सामाजिक अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान है, आपके पड़ोसी के साथ आपकी बोलचाल नहीं है, वो आपका जो प्रसाद है उसको ग्रहण नहीं करेगा, उस मिठाई को नहीं लेगा, मना कर देगा, और न ही आप उसको ज़्यादा मनाने का आजकल जो है रिवाज है। लेकिन अगर आपके घर में एक पेड़ है, बहुत सारे पौधे हैं, उनसे जो ऑक्सीजन है आपके पड़ोसी के घर में जाएगी, ना तो पड़ोसी उस ऑक्सीजन को लेने से अपने आप को रोक सकता है, और न ही आप उस ऑक्सीजन को उस पड़ोसी के घर जाने से रोक सकते हो। इसलिए विद्वत जनों, आप सभी से मेरा आग्रह है, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि दान ऐसा होना चाहिए, दान न लेने वाले को पता हो न देने वाले को ये नहीं पता होना चाहिए कि ये दान मैं किसको दे रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि नाम के लिए दान नहीं, कर्म के लिए दान देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा दान जो है कोई नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो आपका जीवन संभव नहीं है। और ये जीवन तभी मिल सकता है जब आपके घर में पेड़ पौधे हों, हमारे कवियों की तरह से, हमारे लेखकों की तरह से, हमारे जो साहित्यकार हैं उनकी तरह से आप अपने पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ें और प्रकृति का भरपूर फ़ायदा उठाएं। समय का अभाव है,
अब जो भी लोग मेरे वक्तव्य को सुन रहे हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और अब जो हमारी भिवानी न्यूज़ संस्था है, ये दूसरा ब्रिज लोक साहित्य कला संस्कृति अकादमी आगरा है, उनका मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ, साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि इस इंटरनेशनल वेबिनार